अच्छा, कल हमने इम्पीचमेंट देखा है तो उसमें ना एक बेसिक फ़र्क, एक बेसिक अंतर समझना ज़रूरी हो जाएगा कि जब हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया तो उनके इलेक्शन में जो लोग वोट कर रहे थे वो सारे के सारे लोग प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं क्या, उसे समझना ज़रूरी हो जाएगा। हमने जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस देखा है तो इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली के इलेक्टेड मेंबर ओनली, है ना। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा है या फिर ये प्रोसेस चल रहा है तो इस प्रोसेस में हमने देखा है कि इन्वॉल्वमेंट सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का था, असेंबली के मेंबर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, बाद में भविष्य में बिल्कुल कन्फ्यूजन रह सकता है, असेंबली बिल्कुल उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात, इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ इलेक्टेड वोटर्स ने या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ने ही वोट किया था, लेकिन यहाँ जब इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है, जो प्रोसेस को 2/3 मेजोरिटी से पास करना है, तो हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों, हर तरीके का मेंबर जो है वो वोट कर पाएगा, मतलब नॉमिनेट मेंबर भी वोट करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस जब चलता है तब। ठीक है, तो ये बहुत एक समझने वाली बात है कि इलेक्शन जब हुए तो असेंबली भी इन्वॉल्व था और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे, लेकिन जब इम्पीचमेंट चल रहा है तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, असेंबली के मेंबर्स नहीं हैं। और दूसरी बात, इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेट मेंबर्स भी हैं। ठीक, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, रोल एंड फंक्शन। देखिए, हम लोग ऐसे पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो पोस्ट सबसे पावरफुल पोस्ट है या फिर वो पोस्ट जिसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। और एक बात याद रखिए कि जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, चलो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं भी है, थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप भी है, जैसे रशिया हुआ तो या फिर चाइना हुआ, तो ऐसे कंट्रीज़ में भी या फिर जहाँ पे भी आपको प्रेसिडेंट दिखेंगे वो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर का पोस्ट होगा, उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं। फ़र्क इतना रहेगा कि किसी कंट्री में वो रियल हीरो रहेंगे, किसी में वो नॉमिनल हीरो रहेंगे, बस फ़र्क इतना ही है। जैसे हम लोग चाइना भी जाएंगे तो चाइना में भी आपको प्रेसिडेंट दिखने वाला है, प्राइम मिनिस्टर दिखने वाला है, कि लेकिन वहाँ का भी जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है, जो कुछ वहाँ पे रियल है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। इंडिया में भी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड रहते हैं वो प्रेसिडेंट ही, कंट्री के नेशन के जो हेड रहते हैं वो प्रेसिडेंट ही। बस इंडिया में इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट के हेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को लीड करने का काम, गवर्नमेंट को हेड करने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यही हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ना रह गया, अगर हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखे रहते हैं तो भाई प्रेसिडेंट ही हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी रहते और गवर्नमेंट के भी हेड रहते। ठीक है, हम लोग बाद में कंपैरिजन करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो एज ए प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट को बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव राइट्स मिलते हैं, इन्हें लेजिस्लेटिव राइट्स हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल राइट्स हैं, इमरजेंसी के राइट्स हैं, कुछ राइट्स जुडिशियर है, जुडिशरी के रिलेटेड जुडिकल राइट, कुछ जो है वो वेटो के राइट्स हैं, और भी है फॉरेन पॉलिसी को लेके राइट्स है। लेकिन हमने कुछ मेन टॉपिक्स को रखे हैं कि इतने राइट्स प्रेसिडेंट को हैं। अब इनमें से सारे एक एक राइट्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब ये तो हेडिंग हुआ कि उन्हें एग्जीक्यूटिव राइट्स है। अब एग्जीक्यूटिव राइट्स के इस टाइटल के नीचे बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है उनको एग्जीक्यूटिव राइट्स हैं। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल या फिर आपके इमरजेंसी या फिर वेटो, तो इसके बगैर वो बचा ही क्या। तो दूसरी भाषा में तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को सारे राइट्स हैं, लेकिन बस आपने इतना समझना है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया हूँ कि भले ही हम लोग कहने के लिए कहते हैं कि प्रेसिडेंट के हाथ में सारे राइट्स हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ जो है ना वो इस तरीके से खुला है, बस उनके हाथों में राइट्स हैं, लेकिन ऐसे खुले हाथों से उनके राइट्स लेके एक्चुअली में यूज़ करने का काम प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, लेकिन इनको जो भी राइट्स दिया है एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव, इन राइट्स में क्या क्या आता है, एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डालिए प्रेसिडेंट एज अ एग्जीक्यूटिव राइट्स,
उनके क्या एग्जीक्यूटिव राइट्स हैं। सो आर्टिकल 53 जो क्लियर करता है कि प्रेसिडेंट ही कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव एंड नेशन हेड। देन आर्टिकल 77 जितना भी पार्लियामेंट्री वर्क चलता है, जितना भी काम चलता है, वो सारा काम प्रेसिडेंट के नाम से चलता है, ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी काम है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड बाकी सारे कामों का जो इन्फोर्समेंट है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। आप एक बात को समझिए, कोई भी डिसीजन रहेगा, कोई भी बिल, रिजोल्यूशन, मोशन रहेगा, उसको जब हम लोग पास करेंगे तो लास्ट में वो पास हुआ है वो कैसे क्लियर होगा, तो जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन एंड सील नहीं रहेगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि भाई इसको असेंट मिला है। उसको असेंट मिलना ज़रूरी है और प्रेसिडेंट के साइन और सील से ही उसे असेंट मिलेगा। तो भाई जो कुछ हो रहा है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही चल रहा है। इस देश का पूरा काम काज ये प्रेसिडेंट के नाम से चलता है, ठीक है। ये नॉमिनल आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगते हैं। आर्टिकल नंबर 74। अच्छा, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं उतने ही दूंगा आपको, वैसे ज़्यादा ही दूंगा, लेकिन फिर भी जो नहीं लगता है कि ठीक है बहुत कुछ यूज़फुल नहीं है तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस की बात करते हैं तो 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। और तीनों आर्टिकल ना बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर देते हैं कि कौन एक्चुअली दोनों में से ये रियल हेड है। अब आर्टिकल 74 को एकदम अच्छे से समझिए। आर्टिकल 74 भी अच्छे से समझना है, 78 भी अच्छे से समझना है। आर्टिकल 74 को अगर हम लोग देखें, जैसे आर्टिकल 53 ने तो बोल दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है। 77 कह रहा है कि भाई सारे जो फंक्शंस है वो प्रेसिडेंट के नाम से जो है वो इंप्लीमेंट होते हैं, उसका इन्फोर्समेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। तो ये 2 आर्टिकल्स सेक्शंस पढ़ के समझ के तो हमें ये लगेगा कि प्रेसिडेंट से ऊंचा और कोई नहीं, लेकिन आर्टिकल 74 क्लियर कर देगा कि बेसिकली प्रेसिडेंट जो काम कर रहे हैं वो किसके कहने पे कर रहे हैं। तो आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट को हर टाइम एडवाइस देने के लिए और प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट होगा। मामला खत्म। अगर आर्टिकल 74 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट होगा, तो इसका दूसरा मतलब ये है, उसका मीनिंग ये निकलता है कि पीएम ने दिए हुए एडवाइस को मान के ही प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन लेना है। प्रेसिडेंट को बेसिकली कोई कॉन्साइंस डिसीजन लेने का राइट नहीं है, इसको समझ लो। कॉन्साइंस डिसीजन समझता है जो खुद के मन से ले रहा है, वो अपनी कोई मर्जी नहीं चला सकते, वो बिल्कुल नहीं। जो भी होगा, नेशनल इमरजेंसी लगाना है, गवर्नर को अपॉइंट करना है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करना है, इन सारी चीज़ों को लेके बेसिकली एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। एडवाइस देने के लिए पीएम और कैबिनेट है, पीएम कैबिनेट के दिए हुए एडवाइस से ही प्रेसिडेंट चलेंगे। इसलिए आर्टिकल 74 क्लियर कर रहा है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए और प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट होगा। तो पीएम के एडवाइस से ही यहाँ प्रेसिडेंट अपना काम करेंगे, वो अपनी कोई मन मर्जी नहीं चलाएंगे। और इसके हम लोग कई एग्जाम्पल रख सकते हैं, मतलब मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। 1959 की बात है। 1957 के इलेक्शंस हुए, लोकसभा और असेंबली दोनों के साथ में हुए। नो डाउट सेंट्रल में कांग्रेस आई, और यहाँ स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में भी अच्छे खासे स्टेट्स में कांग्रेस ही थी। एक स्टेट में, मतलब जो केरला स्टेट था, केरला स्टेट में आई थी कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी का रूल फिर 1957 से चल रहा था। और पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस इनमें बिल्कुल नहीं बनती थी। अब नहीं बनती थी तो ऑफकोर्स 2 पॉलिटिकल पार्टी की वैसे भी नहीं बनेगी। और वैसे भी इंडिया का जो कम्युनिस्ट पार्टी था उस टाइम का, वो सही में बहुत ज़्यादा हाइपर था। अब हमारे कंट्री के कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जिनका इंप्रेशन था वो था चाइना का कम्युनिज्म।
अब देखो, किसी का इंप्रेशन रहना कुछ गलत बात नहीं है। मतलब अगर कंट्री में हमारे सोशलिस्ट पार्टी है तो ठीक है, रशियन थॉट से इंस्पायर होके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया और रशिया की बात, दोनों की कंपटीशन की बात आ जाती है तो हम रशिया को सपोर्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन भाई हमारे कंट्री का जो कम्युनिस्ट पार्टी था, मैं आपको एक बात के बाद बताऊं कि 1962 में जब चाइना इंडिया का वार हुआ और उस वार में जब भारत हारा तो कम्युनिस्ट पार्टी ने देश भर में मिठाई बांटी थी। भी ये तो राजद्रोह हुआ, मतलब देश के लोग हैं, लेकिन आप बस कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हो, मतलब उस कम्युनिज्म से बिलोंग करते हो जो चाइना से आया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको सपोर्ट करेंगे। तो जो भी कारण होगा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और इसी प्रॉब्लम के चलते 1959 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही आ जाते हर बार, अभी देश के प्रधानमंत्री नेहरू, इन्होंने एडवाइस दिए थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें कि आप केरला पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो। अब मामला ये था कि अच्छा, प्रेसिडेंशियल रूल क्लियर है ना क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल लगाना, ऊपर बता दूं, प्रेसिडेंशियल रूल लगाना मतलब जो स्टेट में ऑलरेडी जो गवर्नमेंट वर्क है ना, वर्क पे जो काम कर रही है उसको डिसॉल्व कर देना, उसकी गवर्नमेंट गिरा देना। सेंट्रल से होता है, प्रेसिडेंट करेंगे और बेसिकली वहाँ के सारे पावर्स, मतलब उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पावर सेंट्रल अपने हाथ में लेगा, उसको हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब वहाँ पे जब एडवाइस इस तरीके से दिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना ये था कि क्या रीज़न सामने रख के हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल लगाएं, भाई कुछ रूल भी तो रहना चाहिए ना, कुछ रीज़न तो रहना चाहिए, नहीं तो मामला ये हो जाएंगे, हम ही फंस जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ये मामला जाएगा। लेकिन नेहरू अड़े थे कि नहीं, लगाना है मतलब लगाना है, आप लगवाओ। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से एडवाइस यहाँ जब दिया था प्रेसिडेंट को मानना पड़ा और फिर 1959 में केरला की कम्युनिस्ट पार्टी गिराई गई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसे समझता है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही जो है वो काम प्रेसिडेंट करते हैं। और एक एडवाइस लूँगा मैं, एक बात की बात, मतलब एक टाइम की बात, 1997-1998 की बात है, बिहार की बात है। बिहार में राबड़ी देवी सरकार और सेंट्रल से ऑर्डर आए थे प्रेसिडेंट को कि बिहार में लगा हुआ प्रेसिडेंशियल रूल, तो उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट ने उसे वापस भेजा और यही बोला कि भाई सिचुएशन नहीं है, हम क्या बोल के वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाए। लेकिन फिर भी सेंट्रल कहीं ना कहीं फोर्सफुली उन्होंने प्रेसिडेंट को फिर से सलाह दी। तो कहने का या फिर बताने का वो है मकसद कि कुछ भी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ने अगर एडवाइस दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई भी सलाह राष्ट्रपति को दी है तो उसे ना वापस नहीं भेज सकते। वापस नहीं भेज सकते मतलब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक ही बात हो सकता है, वो ये कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 74 ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए एंड प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट रहेगा, तो पीएम कैबिनेट ने जो भी एडवाइस दी है ना, प्रेसिडेंट एक बार उस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं कि आप सोचो यार सही में करना है क्या। एक बार भेज सकते, इतना राइट तो है उन्हें। लेकिन वो एक बार जो एडवाइस वापस गया है, उस एडवाइस को फिर से जैसे कि वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर ने दिया, प्रेसिडेंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसे वो मानना पड़ेगा, उसको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक ज़रूरी बात है, कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दिया, इसका इंक्वायरी देश के किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं हो सकता। कोई नहीं पूछ सकता कि कैबिनेट का एडवाइस क्या था। ठीक है, ये भी बड़ा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कर देता है कि इन्होंने जो कोई एडवाइस दिया है वो किसी भी कोर्ट में उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। क्लियर? 74 ये 3 आर्टिकल्स बहुत अच्छे से कर 74, 75 एंड 78। 74 से ये समझता है कि प्रेसिडेंट हैंडीकैप है, प्राइम मिनिस्टर हाँ उनकी बैसाखी है, उनके हिसाब से उन्हें सामने चलना है, मामला ख़त्म। आर्टिकल 75 देखिए नेक्स्ट। आर्टिकल 75 बताता है कि प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे एंड देन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। मतलब पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड देन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं बाकी मिनिस्टर्स को। अब ये प्रोविज़न भी देखे तो कहीं डाउट एक बनता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर और उसके फिर एडवाइस पे जो है वो बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। मतलब
प्रेसिडेंट को ये अधिकार है, प्रेसिडेंट को ये राइट जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे? बिल्कुल नहीं, ये बस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। एक बात याद रखिए, एक बात समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी चला के बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में कर सकते हैं वो हम लोग जब पीएम एंड हिज कैबिनेट पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छे से याद रखिए कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी चला के बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के ऊपर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर है कि भाई जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी आया है उस मेजॉरिटी के पार्टी का लीडर आपने एज अ पीएम जो है वो चुनना है। बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2012 में देश के जो नए प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे आपके प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी 12 से लेके तो 17 तक थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट 2014 तक थी, लेकिन 2014 को कांग्रेस मतलब जो इलेक्शंस हुए तो इलेक्शन में 543 लोकसभा के सीट्स, इस 543 सीट्स में से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के सीट्स जीते थे 282। किसी को भी सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए, बीजेपी ने जीत लिया 282 सीट्स। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2014 के इलेक्शन में मिले थे 44 सीट्स। अब मामला ये है कि कांग्रेस 44, बीजेपी 282, वहाँ क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो तो कांग्रेस के हैं। तो अगर इस प्रोविज़न को देखें तो इस प्रोविज़न के अनुसार तो फिर प्रणब मुखर्जी एज अ प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करना था राहुल गांधी को, क्योंकि कांग्रेस का बंदा, ये भी कांग्रेस का बंदा, लेकिन अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। करने की कोशिश कर भी लेंगे लेकिन ये नाटक एक दिन भी नहीं सफल हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा हम लोग पीएम एंड कैबिनेट में देखेंगे। भाई जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी है उसी पार्टी का लीडर इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हुआ 75। देन आर्टिकल 78 बेसिकली कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैबिनेट की ड्यूटीज जो है वो क्लियर करता है। आर्टिकल 78 ये कहता है कि कैबिनेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि कैबिनेट उनके डिसीजंस ये प्रेसिडेंट के सामने रखें। कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिया है, उनके जो भी निर्णय हैं वो प्रेसिडेंट के सामने रखें। अब इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि कैबिनेट जो भी अपना काम कर रहे हैं ना वो काम का रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को दे, इसका मीनिंग ये भी निकलता है। दूसरा मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं हम लोग कि प्रेसिडेंट को भी ये राइट है कि कैबिनेट में क्या काम चल रहा है उसके बारे में उनसे रिपोर्ट लें। एक ही बात है ना, ये दे या फिर ये मांगे, एक ही बात है। लेकिन मैं बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूँ, अब उसमें भी समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 78 कह तो रहा है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की कि कैबिनेट ने जो कुछ उनके काम चल रहे हैं, उनके जो भी डिसीजंस हैं, उस डिसीजंस को वो सामने रखे आपके प्रेसिडेंट के। एग्जाम्पल लेंगे, हमारे कंट्री में आज तक अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच के रिलेशंस अगर सबसे बुरे अगर किसी बीच में रहे होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्रेसिडेंट थे ज्ञानी झैल सिंह। बहुत ही बुरे उनके रिलेशंस थे और इसी कारण दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस थे, इतने कि उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे जैसे फेयरफैक्स डिसीजंस, इसके अलावा बोफोर्स डिसीजंस। इन डिसीजंस को प्रेसिडेंट के सामने बिल्कुल भी नहीं रखा गया था, बिल्कुल नहीं रखा गया था। मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कैबिनेट ने उस टाइम पे काम किया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बड़ा क्लियर कर देता है कि भले ही आर्टिकल 78 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये बता तो रहा है कि कैबिनेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि कैबिनेट ने लिए हुए डिसीजंस ये प्रेसिडेंट के सामने रखें, लेकिन बेसिकली उनके ऊपर ये बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि वो रखे ही। तो इसका मीनिंग यही निकलता है कि एंड ऑफ द डे इस नेशन का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट ही है, प्रेसिडेंट नॉमिनल ही हेड है। क्लियर? तो 74, 75, 78 ये बेसिकली प्रेसिडेंट का पोजीशन भी दिखा रहे हैं कि उनका क्या पोजीशन है और रियल हीरो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर है, उनका कैबिनेट है। ठीक है, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल का टर्म और सैलरी भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे।
यहाँ स्पेसिफिक मैंने लिखा कि बस अपॉइंट कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं है, तो उनका टर्म भी डिसाइड कर रहे हैं और इसके अलावा उनका सैलरी भी डिसाइड हो रहा है। इसके अलावा सेकंड, प्रेसिडेंट ये गवर्नर्स, स्टेट्स के गवर्नर्स को अपॉइंट करेंगे और उसी के साथ गवर्नर्स का टर्म भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, गवर्नर्स। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैग, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, नहीं, कैग, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ठीक है, और अदर के हेड, ऐसे लिखो, इन्हें अपॉइंट करेंगे। अब इसको समझिए, मामला ये है कि अगर हमने अपॉइंटमेंट ही देखना था तो उसको मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक ही लाइन में लिख सकता था मैं कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, बाकी सब लोग का अपॉइंटमेंट्स, लेकिन इनको अलग अलग रखा है तो उसके पीछे की रीजंस देख लो। ये जो नीचे के जितने भी अपॉइंट्स हो रहे हैं, कैग है या फिर इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर आपके यूपीएससी के चेयरमैन हैं, इनका बस अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। इनका टर्म या सैलरी फिक्स करने का कोई राइट उनको नहीं है, प्रेसिडेंट को नहीं है। इनका सारा जो चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से फिक्स है। जैसे अगर हम लोग कैग की बात करें तो कैग पोस्ट पे आने से लेके तो 6 साल या फिर उनके एज के 65 एज तक वो पोस्ट पे रह सकते हैं। वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर का भी एक एज जो है वो फिक्स करके रखा है, यूपीएससी का भी फिक्स करके रखा है। यूपीएससी की भी जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं वो एक तो पोस्ट पे आने से 6 ईयर और उनके एज के 65 एज तक वो पोस्ट पे रह सकते हैं। इनका कोई सैलरी ये प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर रहे, डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इनका बस अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। लेकिन ऊपर आओ आप गवर्नर्स, तो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो टर्म है वो टर्म भी डिसाइड करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का है। गवर्नर का कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है और ये फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है ना वो गवर्नर को बहुत बार थोड़ा पावरफुल बना देती है। पावरफुल कहो या फिर पावरलेस कहो, ये क्या है पावरफुल पावरलेस हम लोग जब गवर्नर पढ़ेंगे तब समझेंगे। बस अभी ऊपर ऊपर समझ लो, इसका कोई टर्म नहीं है। एग्जाम्पल लेंगे, अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी पर्सन को महाराष्ट्र के गवर्नर पोस्ट पे आज अपॉइंट किया, 2 दिन के बाद उनका ट्रांसफ़र केरला कर सकते हैं या फिर 2 दिन में उनको वापस बुला सकते कि आ जाओ, वापस आ जाओ, या फिर पूरा 5 साल रख सकते हैं, या फिर 5 साल पूरे होने के 1 साल पहले मतलब 4 साल में उनको भगा सकते हैं, या फिर 5 साल होने के बावजूद भी और 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर 5 साल पूरा होने के बाद फिर से 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि गवर्नर का कोई फिक्स टर्म नहीं है, वो प्रेसिडेंट देखेंगे कि उनको कितना टाइम रखना है। जनरली 5 ईयर्स दिखते हैं गवर्नर जनरली, लेकिन ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन सैलरी गवर्नर का उसे डिसाइड करने का राइट प्रेसिडेंट को नहीं है, वो पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर डिसीजन लेंगी। लेकिन रही बात अटॉर्नी जनरल की, तो अटॉर्नी जनरल को तो अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, टर्म भी फिक्स कर रहे हैं और सैलरी भी जो है वो प्रेसिडेंट ही फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 340, इनके मैंने बिल्कुल भी जो है वो आपको आर्टिकल्स नहीं लिख के दिए। इनके आर्टिकल्स में जाओ भी मत, आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे ना, इसलिए इतने अलग अलग है। कैग आर्टिकल 148, अटॉर्नी जनरल जाओगे आर्टिकल 77 है, यूपीएससी आर्टिकल 359, इलेक्शन कमीशन 324 है, तो अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल्स नहीं लिखे। आर्टिकल 340, प्रेसिडेंट को ही राइट है कि प्रेसिडेंट बैकवर्ड कमीशंस अपॉइंट करें। तो ये क्या है बैकवर्ड कमीशंस, हमने इसके पहले बस एक बार देखा है। आर्टिकल 340 ये राइट देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट को जब भी लगता है कि भाई अब हमें सोसाइटी में फिर से एक बार
इसे समझ पाना ज़रूरी हो जाएगा कि आज भी कितनी सोसाइटीज़ जो है वो बैकवर्ड जोन में आते हैं, तो इसको लेके प्रेसिडेंट जो है वो बैकवर्ड कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। आज तक 2 बार इंडिया में बैकवर्ड कमीशन अपॉइंट हुए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ था 1953 में काका कालेलकर कमीशन, जिनका रिपोर्ट 1955 में आया। उसके बाद अपॉइंट हुआ था 1979 में मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की ही रिकमेंडेशन ओबीसी 27% रिजर्वेशन जो 1990 को फिर सामने लागू हुआ। ठीक है, तो 2 बार अपॉइंट हुआ है बैकवर्ड कमीशन। इसके अलावा क्लास पर किसी भी एरिया को, मतलब प्रेसिडेंट ही किसी स्पेसिफिक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। शेड्यूल्ड एरिया क्या है, इसके पहले हमने कब देखा है, याद करो, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल 5th and 6th है ना, उसमें शेड्यूल एरिया का। ठीक है, जहाँ पे ट्राइब्स है ना, ऐसे एरियाज़ को शेड्यूल्ड एरिया ये डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जितने इंपॉर्टेंट थे उतने उनके एग्जीक्यूटिव राइट्स में आते हैं। देन हम बात करेंगे उनके लेजिस्लेटिव राइट्स के। आर्टिकल 79 जो प्रोविज़न करता है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट ये 3 पिलर से बनेगा। एक लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा और देश के प्रेसिडेंट। बस आपने इसे समझना है कि इन तीनों पिलर पे या फिर इन तीनों पिलर को मिला के हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं रहते, लेकिन प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। वो बस पार्ट है, मेंबर नहीं है। मतलब अगर इनको निकाल दिया तो हम पार्लियामेंट को 100% पूरा पार्लियामेंट नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे कैसे नहीं बोल सकते, जैसे एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एग्जांपल ले रहे हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि भाई कंट्री के लिए, जैसे बोलते हैं कि कंट्री के लिए लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो लॉज बनाना मतलब क्या, लॉज बनाना मतलब आपने उसको लेके कोई बिल हाउस में लाना है। कोई भी हाउस में लाइए आप, लोकसभा में लाइए, राज्यसभा में लाइए, दोनों हाउस में पास होने के बाद जब वो फाइनली प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट देगा तो ही तो लॉ बनाना। तो आप सोचो कि प्रेसिडेंट को हटा दिया गया या फिर प्रेसिडेंट ने अगर असेंट नहीं दिया तो वो लॉ थोड़ी बनेगा। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि लॉज बनाने के राइट्स पार्लियामेंट को है, तो उस सारे प्रोसीजर में प्रेसिडेंट का रोल कितना बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि उन्हीं के साइन से ये लॉ जो है पास होगा। जैसे एग्जांपल फिर से दूं, समझ के चलो कि अभी जैसे सेशन चल रहा है ना पार्लियामेंट का, 1 तारीख को शुरू हुआ ना, 21 तक है और 2 दिन रहेगा। ठीक है, 2 दिन मतलब आज का लास्ट दिन होगा, आज फ्राइडे है ना। हाँ, तो ये देखो बताने के लिए बहुत ही होशियारी। हाँ, जैसे 21 तक इनके सेशन है ऐसे कहते हैं। अब 21 मतलब संडे है ना, रेट इनके जो सेशन चलते हैं, ये जो डेज रहते हैं, जो काम के डेज है वो मंडे टू फ्राइडे है। सैटरडे संडे आराम करते हैं आईटी सेक्टर जैसा। हाँ, अब फिर भी देखो उनके सेशन कब तक चलेंगे, 21 तक। ऑफिशियली सेशन आज ही खत्म हो जाएगा। आज प्रोरोगेट हो जाएगा पार्लियामेंट। प्रोरोगेट होना मतलब ठीक है, आज काम खत्म हमारा, हम मिलेंगे अभी 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने में, उसका मीनिंग होता है प्रोरोगेट होना, प्रोरोगेशन करना। एनीवेज, सो जैसे एग्जांपल मैं ये बोल रहा था कि जैसे लोकसभा में अगर बिल को रखा गया और लोकसभा में बिल पास हो गया, तो सिर्फ लोकसभा में बिल पास हुआ है, तो हम उसको अगर ऐसे बोल रहे होंगे ना कि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, ये बहुत गलत है। क्या पूरा एक मतलब लोकसभा मतलब पार्लियामेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। सेम लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर पास कर दिया, फिर भी पार्लियामेंट ने पास किया ऐसे नहीं बोलेंगे। अभी आपके पास हाउसेस नहीं पास किया है, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर असेंट देगा तब जाके हम कहेंगे कि यस अब पार्लियामेंट ने पास किया है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। ठीक, चलो ये हुआ आर्टिकल 79। देन आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट के प्रॉपर सेशंस अरेंज करेंगे। पार्लियामेंट के मतलब बोथ हाउस के, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउस। अब इसे समझो। अब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशंस अरेंज करेंगे। सेशंस
और इनके सेशन जो है, सेशन क्या या फिर कब या फिर कितने, अगर वो देखें तो देखिए पार्लियामेंट के एक साल में 2 सेशंस रहते हैं, और जो ये 2 सेशंस रहते हैं, इन 2 सेशंस में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं रह सकता। मतलब 6 मंथ के ड्यूरेशन में हमें साल में 2 सेशन लेना रहता है। समझा तो कैसे है वो 6 मंथ का आइटम। 6 मंथ से ज़्यादा अंतर दोनों सेशन में नहीं रहेगा। मैं उसको समझाता हूँ अच्छे से, कब कौन से क्या सेशंस होते हैं। बाकी तो हमें बाद में बहुत डिटेल में देखना है। इनका जो पहला सेशन स्टार्ट होता है, अच्छा सेशन मतलब क्या ये समझते हैं आपको? सेशन मतलब जब पार्लियामेंट एक साथ मिलके ये सारे लोग जो है वो काम करेंगे, उसको हम लोग सेशन कहते हैं। साल में 2 सेशन होते हैं और लगभग 2 सेशन में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं रह सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है ना, साल का पहला सेशन, तो साल का पहला सेशन ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद होता है। तो पहले तो ये बताओ मुझे, आपकी फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के बाद हमारा फर्स्ट सेशन होता है। कब होता है इंडिया में? लगभग ये सेशन होता है जून में। फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट सेशन जून में होता है। अब एक सेशन चल के कितने दिन? बहुत हुआ। देखो कैसा है ना कि ऐसा कोई नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं है, डिपेंड्स कि गवर्नमेंट के पीछे कितने काम है, गवर्नमेंट्स को कितने बिल्स पास करना है, गवर्नमेंट्स को कितने क्या डिसीजंस और कितना क्या डिस्कशन करना है, उसके ऊपर सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेबल है। काम बहुत ज़्यादा है तो सेशन के डेज बढ़ेंगे, काम अगर कम है तो सेशंस के डेज कम रहेंगे, बिल्स कितने पास करना है वो सब डिपेंड। फिर भी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के सेशन लगभग समझ के चलो कि 3 वीक्स चलते हैं। कैसे में से 15 से 20 दिन सेशंस चलते हैं। जैसे ये भी सेशन जो चल रहा है 1 को स्टार्ट हुआ, 21 तक चल रहा है, तो 21 दिन मतलब लगभग 3 हफ्ते का ये सेशन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो 15 से 20 दिन का सेशन हमें मिलता है। अब ये अगर फर्स्ट सेशन इनका जून में हुआ तो देखो क्या रूल है कि इनके 2 सेशन में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं रहेगी। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद पहला सेशन जून में हुआ है तो ऑफकोर्स उनका दूसरा सेशन ये हम लेके दिसंबर तक ले सकते हैं। दिसंबर के बाद नहीं होने वाला, तो फिर जो सेकंड सेशन रहेगा इनका ये दिसंबर में जो अभी ऑलरेडी चल ही रहा है, और इसी दिसंबर के सेशन को हम लोग कहते हैं विंटर सेशन। ठीक है, ये हुआ विंटर सेशन आपका। तो ऐसे 2 ऑफिशियल सेशन साल के 2 रहेंगे। और मैं ऑफिशियल इसलिए बोला ना क्योंकि इसको हम लोग ऑफिशियल क्यों कह रहे हैं उसको भी समझते हैं। क्योंकि इसके अलावा ना एक स्पेशल सेशन चलता है। जैसे मैंने कहा कि इनके सेशन जो है वो 15 दिन 20 दिन उसके ऊपर नहीं चलता। समझिए लो 20 दिन का एक सेशन भी रहता है, तो साल भर में 365 डेज और 20 दिन का एक सेशन, तो 20-20 दिन 40 दिन का काम है इनका। ज़्यादा काम करने में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, 40 दिन काम करेगा पार्लियामेंट। इस बीच में वहाँ पार्लियामेंट में कोई सेशंस अरेंज नहीं होंगे, कोई डिबेट एंड ऑल कुछ नहीं होने वाला है। जब सेशन अरेंज होंगे सारी चीज़ें तभी होने वाली है। इसके अलावा लेकिन और एक सेशन होता है जिस सेशन को हम लोग कहेंगे स्पेशल सेशन, और वो सेशन चलता है फरवरी से लेके तो मार्च तक। और वो स्पेशल सेशन जो है वो है बजट सेशन। लेकिन बिल्कुल भी बजट सेशन को उनके ये ऑफिशियल 2 सेशन में कैलकुलेट नहीं करना। बजट सेशन अलग चलेगा, ये सेशन अलग चलेंगे दोनों। और बजट सेशन को आपको इसलिए भी कैलकुलेट नहीं करना है ना क्योंकि बजट सेशन में ना बाकी काम नहीं होते हैं। बजट सेशन में सिर्फ और सिर्फ बजट को लेके ही काम, मतलब एक ही बिल रखा जाएगा वहाँ पे, मनी बिल, इसके अलावा और कोई बिल नहीं है। लेकिन जैसे ये जो हम लोग सेशंस देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल, अमेंडमेंट बिल्स ये लाए जाएंगे। ऑर्डिनरी बिल क्या है? कोई भी मतलब एक नॉर्मल कॉमन अगर लॉज लाने हैं तो उसके लिए ऑर्डिनरी बिल आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लगभग एक सेशन में कितने बिल्स पास हो जाते हैं मैं एवरेजली बता दूँ आपको, क्योंकि नंबर ऑफ बिल्स तो हर सेशन के अलग अलग रहेंगे। एवरेजली ये जो 20-21 दिन का काम चलता है, इन दिनों में लगभग एवरेजली एक सेशन में 30 बिल तो भी पास होते हैं, 30 बिल्स। तो साल भर में 60 बिल्स तो भी पास होते हैं। तो आप सोचो कि कितने लॉज बनते हैं हर साल नए। और लॉज की ज़रूरत किसे है वैसे? नहीं, गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने तरीके से लॉज लाएंगी, उस तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। जैसे अब एक रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन क्या, वो रिजोल्यूशन कहने से अच्छा वो बिल ही कहेंगे हम लोग। बिल क्या कि मनरेगा स्कीम का नाम बदल के क्या है, हे राम जी, राम जी, हाँ जी राम जी, ये नाम रखा गया। इसको लेके एक बिल रखा गया, ये बिल पास हुआ, एक्ट बन गया, ठीक है। अब कांग्रेस ने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया कि भाई ये तो बड़ा वो है, ये है, ऐसा है। लेकिन मैंने तो उसी दिन आपको कह दिया कि हो गया, गांधी जी का अंतिम समय पास आते जा रहा है, गांधी जी धीरे धीरे भुला दिए जाएंगे इस देश से, धीरे 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 ये सारी चीज़ें चेंजेस हो गई। ये सारी चीज़ें बहुत प्रोपोगंडा के साथ चलती हैं। मतलब देखो, जब शुरुआत होती है तो लगभग स्टेशंस के नाम चेंज करने से होती है, क्योंकि स्टेशंस को लेके कोई अपोज नहीं करेगा। अब वो जो टर्म मैंने लास्ट भी बोला था कि टेस्टिंग ऑफ वाटर, हम लोग देखेंगे कि क्या सब कुछ ठीक है ना, नाम बदल दिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ ठीक है, नाम बदल दो और इधर कहीं ना कहीं अपना प्रोपोगंडा चलाओ, मतलब लोगों को अपने घेरे में ले आओ। फिर धीरे धीरे हम लोग सिटीज़ का नाम चेंज करेंगे, स्टेट्स का नाम चेंज करेंगे, प्लेसेस का नाम चेंज करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर जो नाम देना है वो देंगे। अब देखो कि अब महात्माओं के नाम चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन देश में कोई अपोज नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं है। जैसे अभी लगभग 6 महीने में 6-8 महीने में इस बात को लेके ही बहुत डिबेट हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर कोई आर्किटेक्चर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है BN राव ने, ठीक है। तो हो सकता है कि कल चल के जो है वो जो टेक्स्ट बुक है वो नोट भी कर लेंगे कि भाई जो आर्किटेक्चर है वो BN राव है, हो सकता है। मतलब वैसे भी NCERTs में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। नागपुर से बहुत सारी चीज़ें चल रही है और ऐसी चीज़ें कि जो दिल्ली के पावर्स को पूरा ख़त्म करने की कोशिश में है, और सारे पावर्स फिर से दिल्ली से नागपुर में लाने के लिए हैं। अब मैं नागपुर में किसकी बात कर रहा हूँ, शायद आपको ये समझ में आया होगा। नागपुर में मतलब हम लोग नितिन गडकरी जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नागपुर में RSS की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इतने पावरफुल हुए कि लगभग उनके डिसीजंस ये पार्टी डिसीजन से ऊपर चले जा रहे हैं। जैसे दोनों टर्म्स के लिए अगर हम लोग BJP के प्रेसिडेंट देखें तो पहले बने शाह, उसके बाद बने नड्डा। बेसिकली ये राइट पता है किसे हैं, RSS को है। RSS नेशनल हेड डिक्लेयर करता है BJP का, RSS स्टेट हेड डिक्लेयर करता है BJP की पार्टी का। अरे बाबा, BJP ये एक ब्रांच है, पहले तो आप इसे समझिए। उसके जो गार्जियन है वो है संघ, संघ पे सब कुछ डिपेंड है BJP, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं है अगर हम लोग BJP की बात करें तो अगर आपने एक हफ्ते पहले का अगर मोहन भागवत जी का अगर भाषण सुना होगा तो उनके वो स्पीच से ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जा रही है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को किस नज़र से देख रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है, अंदरूनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और इसी कारण अब तक ये जो 2 डिसीजन, मतलब पहले शाह बने उसके बाद जो है वो नड्डा बने, जो डिसीजन मोदी जी ने खुद लिया था, शाह जी ने खुद लिया था, अब यहाँ नागपुर से डिक्लेयर हो गया है नाम ऑलरेडी। मतलब ये राइट वहाँ से अब उन्होंने वापस ले लिया कि नहीं ये हमारा काम है, हम करेंगे। यूपी के स्टेट हेड भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। नेशनल हेड जो है वो ब्राह्मण समाज से है अभी नए, उन्होंने जो ना इसके पहले क्योंकि दोनों ब्राह्मण नहीं थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको शायद पता होगा कि मोदी जी और शाह जी ब्राह्मण बिलोंग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, ओबीसीज हैं, ओबीसीज हैं। हाँ, लेकिन छोड़ो, मतलब उसमें नहीं जाना है, कास्टिज्म में नहीं जाना, लेकिन बता रहा हूँ। लेकिन संघ ने वो पावर वापस लिया कि नहीं चलेगा नाटक, ब्राह्मण रहेगा संघ में। ठीक है भाई, क्योंकि सोसाइटी जब बनी तो जैसे हम लोग गुलवनकर की जी की बात कर ले या फिर हेगड़ेवार सर की जी बात कर ले, ब्राह्मण्स थे। आपको सुनका होगा कि भाई हम पेरेंट्स हैं, तुम ब्रांच हो, हम डिसाइड करेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन यूपी का जो हेड है ना वो ओबीसी सोसाइटी से बनाया है, उसके पीछे का कारण है इलेक्शन से अभी कुछ टाइम के बाद, और वहाँ पे ओबीसीज के वोट्स मिले, इसलिए वहाँ का हेड जो है वो ओबीसी। ये सारे जो डिसीजन है ना बहुत सोच समझ के ले जाते हैं बॉस,
ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऐसा कुछ है। तो अभी पहली बात तो पावर जो है वो लिए जा रहे हैं, नागपुर अपने तरफ खींच रहा है, बोल रहा है कि गुजरात के डायरेक्शन से दिल्ली से कुछ डिसीजंस नहीं हो गए, हम यहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। और ज़रूरी भी है क्योंकि 3 महीने बाद देश के 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं और महासंग्राम है इलेक्शंस, तो मतलब ऐसे भी नहीं कि छोटे मोटे हैं। अब 2 इसके पहले, अब 5 स्टेट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन जो रहने वाले हैं वो है वेस्ट बंगाल के, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर वेस्ट बंगाल बीजेपी जीत गई तो हम मानेंगे या फिर हमें बिल्कुल मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपोजिशन को सही में पूरी तरीके से ख़त्म किया। और अगर बीजेपी नहीं जीत पाई वेस्ट बंगाल तो हमें ये मानना पड़ेगा कि नहीं, अभी भी बीजेपी के लिए दिल्ली दूर है, अपोजिशन अभी भी नहीं मरा है। और दोनों लास्ट विधानसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी और या फिर उनका जो वहाँ पे जो होल्ड है वो उन्होंने ऐसा रखा कि बहुत बेहतरीन। लेकिन फिर भी लास्ट इलेक्शन 2021 के इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर, सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ का मार्जिन था, 1.5 लाख का, दोनों सरकार के वोट, दोनों सरकार ने दोनों पार्टीज के वोट पे। तो वो 1.5 लाख किस तरीके से कवर अप कर पाएंगे बीजेपी, क्या, ये बहुत सोचने वाली बात है। अब उस 1.5 लाख में से लगभग इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के 38 वोटर्स को भगा दिया, नाम हटा दिया। अब वो 38 वोटर्स किसके पक्ष में थे वो देखना वाली बात है ना। तो अगले 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन मतलब समझ के चलो कि अपने देश के लिए तो तीसरा महायुद्ध है, क्योंकि दोनों बहुत इनकी राइवरी चलती है, मतलब बीजेपी और ममता बनर्जी, ये बहुत खतरनाक। और हम तो ऐसे लेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो दूसरा इंदिरा गांधी है, हाँ, वो बहुत डिक्टेटरशिप चलाती है, वो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए भी संघ जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहता है, क्योंकि मोदी जी और शाह जी के कुछ डिसीजन जो है वो बीजेपी के लिए खुद बड़े भारी पड़ेंगे, भविष्य में बहुत भारी पड़ेंगे। और जो संघ अभी नहीं चाहते कि बीजेपी उस तरीके से डिसीजंस ले, मैं कौन से डिसीजन की बात कर रहा हूँ कभी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बस इतना बता रहा हूँ कि संघ अच्छा खासा पावर उनको हाथ में लेने की कोशिश इनकी जारी है। तो समझ के चलिए, बजट सेशन बस पूरी तरीके से अलग चलेगा। सेशन इनके ऑफिशियल सेशन साल में 2 रहेंगे, 6 महीने से ज़्यादा इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 108 को तो हमने इसके पहले भी देखा है। 108 मतलब जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग, अच्छा जॉइंट सीटिंग कब? तो जॉइंट सीटिंग उसी कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो अरेंज करते हैं जब हाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो कॉन्फ्लिक्ट ये जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब देखो क्या है, एग्जांपल लेंगे, लोकसभा है, राज्यसभा है, एग्जाम्पल, हाँ, समझ के चलो। लोकसभा में कोई बिल सबसे पहली बार वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो गया, अब तक राज्यसभा गया ही नहीं, वो लोकसभा में आया। पहले लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो इसको क्या कहोगे आप? कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरे हाउस में जाए तो और उसे डिसीजन तो देने, तब कहेंगे ना हम लोग कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर जब कंडीशन ये है कि जब एक हाउस उसे असेंट देता है, दूसरा हाउस उसे रिजेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे दूर करने के लिए हमारा पार्लियामेंट या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा प्रोविज़न करके देता है प्रेसिडेंट को कि आपको लगता है कि आपने ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इनका एक जॉइंट सीटिंग अरेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। ये उनके विश पे है, ऐसा नहीं है कि अगर दोनों हाउस में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग अरेंज करेंगे ही, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होने जाए तो हो गया, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। ये सीधा सीधा उनके इच्छा की बात है। और आज तक अगर हम लोग देखें देश के इतिहास में तो आज तक बस 3 ही बार जॉइंट सीटिंग अरेंज हुआ है, 3 ही बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो उससे भी समझ पाओगे आप लोग कि ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऐसे हर बार तो उसको लेके अपने राइट को यूज़ नहीं करते। 3 ही बार ऐसा हुआ है, और वो भी काफ़ी पहले की बात है। एक डाउरी बिल था, एक टेररिस्ट बिल था, और एक अच्छा ही बिल था, मैं लिखवा के दूंगा। आर्टिकल 111 राइट देता है कि लोकसभा राज्यसभा इन दोनों हाउस ने जब बिल पास किया तो उसके ऊपर
प्रेसिडेंट क्या एक्शन लेंगे, उसको लेके प्रेसिडेंट को जो भी राइट मिलता है वो आर्टिकल 111। जैसे लोकसभा राज्यसभा ने पास किया हुआ बिल राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसे पास कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं है तो की बात। प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में अगर वो मनी बिल नहीं होगा तो, ये हम लोग बाद में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। या फिर प्रेसिडेंट उस बिल पे वेटो यूज कर सकते हैं। बस इन तीनों चीजों को अच्छे से समझो कि अगर दोनों हाउस ने बिल पास किया था और प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के लिए आया था, अगर प्रेसिडेंट ने फर्स्ट और उस बिल का मतलब वो बिल बनाया अभी लॉ, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट ने अगर सेकंड ऑप्शन यूज़ किया, मतलब उस बिल को रिटर्न किया, तो पहली बात तो हमने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, हम उसके मतलब बाद में हम प्रेसिडेंट में ही हम लोग उनके वेटो पावर पढ़ने वाले हैं। तो वेटो में आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वेटो है, प्रेसिडेंट को सस्पेंसिव वेटो है, प्रेसिडेंट को पॉकेट वेटो है। किसी बिल को वापस भेजना हाउस में मतलब सस्पेंसिव वेटो, लेकिन अगर वो मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसे वापस नहीं भेज सकते, हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे। बस अगर प्रेसिडेंट ने बिल को वापस भेजा और लोकसभा राज्यसभा इन दोनों हाउसेस ने उस बिल को फिर से पास करके वापस फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो अब प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को उस बिल पे असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। या थर्ड ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर वेटो यूज कर सकते हैं। तो वेटो में एब्सोल्यूट वेटो या फिर पॉकेट वेटो है, दोनों वेटो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। आर्टिकल 111, प्रेसिडेंट को ही राइट है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर अपॉइंट करें, वो भी आर्ट साइंस है ना, ऐसे सेक्टर से 12 मेंबर्स, सोशल सर्विस। इसके अलावा राष्ट्रपति को ही आर्टिकल 331 से ये राइट मिलते थे कि प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस अपॉइंट करें, लेकिन ये तो हमने मेरे ख्याल से कल ही के लेक्चर में देखा है ना, कल परसों के लेक्चर में देखा है कि अब ये राइट नहीं रहा, क्योंकि 104th अमेंडमेंट ने ये जो रिजर्वेशन था ये कैंसिल कर दिया। एक काम करते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशल लेजिस्लेटिव पावर में से पावर देख लेते हैं। दीजिए आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। बहुत सारे रूल्स लगते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ऑर्डिनेंस को लेके, समझेंगे। पहली बात तो इसे समझो कि ऑर्डिनेंस मतलब क्या है। ऑर्डिनेंस मतलब दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ऑर्डिनेंस को कहेंगे एक लॉ जो सीधा लागू कर सकते हैं प्रेसिडेंट, सीधा। पहले तो आप किसी भी लॉ को लागू करने का या फिर किसी भी लॉ को बनाने का प्रोसेस हम लोग फिर से समझ लेते हैं। किसी भी लॉ को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए इनिशिएटिव पार्लियामेंट ही ले सकता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है। प्रोसेस क्या रहेगा, आपको कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए पहले आपने बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिल सबसे पहले कहाँ आएगा, तो आपको बिल को सबसे पहले किसी हाउस में ही लाना पड़ेगा। किस हाउस में, कोई भी हाउस में लाइए। अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो उसको आप लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हो, लेकिन दोनों हाउस ने अगर उस बिल को पास किया, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है, तो फिर वो जो बिल रहेगा फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अगर साइन दिया तब जाके वो बिल बना लॉ। ये है प्रोसेस। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रेसिडेंट साइन दे रहे हैं और फिर वो हाउस में आ रहा है असेंट पाने के लिए, ऐसा होगा क्या? नहीं, प्रोसेस तो इसी तरीके से जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप अभी ये भी सोचिए कि ये तो तब संभव है ना कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, क्योंकि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तभी तो लोकसभा के मेंबर लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा में बैठे हैं, बिल लाए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं और प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट दे रहा है। उसके लिए पार्लियामेंट के सेशन शुरू होना तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू नहीं है और हमें इमरजेंसी कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, इमरजेंसी किसी रूल को इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर क्या,
जैसे एग्जांपल लेंगे, बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल लेंगे कि अभी 21 दिसंबर को 2025 को यहाँ हमारे पार्लियामेंट के सेशन ख़त्म हो रहे हैं और इसके बाद जो सेशन आपको स्टार्ट हो गए वो नेक्स्ट ईयर 2026 में, और वो भी होने वाले हैं जून में। आप समझ के चलो एग्जांपल कि अगर 5 जून को वो शुरू हो गए तो यहाँ लगभग 6 मंथ का गैप है। एग्जांपल, किसी कारणवश अगर 1 जनवरी 2026 को ही ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉ लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हम लोग क्या करें? तो आप सोचो कि एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास हम लोग ये राइट देते हैं कि आप स्पेशल सेशन बुला सकते हो, लेकिन आप किसी पॉइंट को लेके, मतलब लॉ लाना ज़रूरी हो रहा है, उस पॉइंट को लेके अगर प्रेसिडेंट यहाँ स्पेशल सेशन बुलाए तो आप सोचो वो कितना मतलब सही में फिजिबल होगा। वो भाई पूरे लोकसभा के 543 सीट्स आप मतलब जो मेंबर्स है उनको आप इनवाइट करो, राज्यसभा के 245 लोगों को इनवाइट करो, और सिर्फ एक काम के लिए फिर से हम लोग स्पेशल सेशन अरेंज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि फिर से 4-5 महीने में आपको फिर से सेशन अरेंज करना ही है, तो गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जिस कंडीशन में लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के सेशन ऑन नहीं है, जब इनके सेशन चल नहीं रहे हैं, उस टाइम अगर इमरजेंसी हो तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का यूज करके ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस लागू करना मतलब जो भी वो लॉ है या फिर जो भी वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर उन्हें काम करना था या फिर उन्हें लॉ बनाना था, वो लॉ अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा, अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल के सीधा उस लॉ को इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन माइंड में बिल्कुल आना चाहिए कि भाई ये तो बड़ी जाती है फिर पार्लियामेंट से। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई कोई भी लॉ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रेसिडेंट सीधा सीधा एक ऑर्डर निकाल के उस लॉ को लागू कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे? मतलब तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कोई भी लॉ लागू करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि याद रखिए, यहाँ प्रेसिडेंट ने जो भी ऑर्डिनेंस निकाला है, इसको समझिए अच्छे से, यहाँ प्रेसिडेंट ने जो भी ऑर्डिनेंस निकाला है वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट का जब भी नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में लाया जाएगा और लाके उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखा जाएगा। और अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने अगर उसको असेंट दिया तो ही वो लॉ सामने कंटिन्यू रह पाएगा या फिर वो वही खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि हमने प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट पावर्स दे दिए, एब्सोल्यूट राइट दे दिए कि नहीं आप ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो। निकाल तो सकते हो भाई, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो, लेकिन वो ऑर्डिनेंस नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने रखना जरूरी। दोनों हाउस ने अगर असेंट दिया तो ही वो लॉ कंटिन्यू होगा या फिर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ बात? ठीक है, करो नोट। जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं है उसके बाद हाँ अभी तो मैंने आपको समझ के चलो, मैंने आपको टाइटल भी नहीं दिया। अभी बहुत सारे प्रोविजन, ये इतना इजी नहीं है आर्टिकल 123, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं। अभी बस इतना लिखो, ठीक है? याद है? अच्छा, इससे क्या हो रहा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने इसको एक्सप्लेन करते समय यही बताया कि ये, क्योंकि ये बाकी जगह पे राइट मतलब हर जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उनका कहना ये था कि ये राइट देके हम किसी भी क्रिटिकल कंडीशन को संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर सही में कोई एक्ट सही में लागू करना है लेकिन पार्लियामेंट ही अगर नहीं है वर्किंग में, तो क्या करें भाई? पार्लियामेंट का थोड़ी वेट करेंगे। और वो जो स्पेशल सेशन है उसको अरेंज करना भी इतना वो बिल्कुल फिजिबल नहीं रहेगा। बेटर वे, प्रेसिडेंट है, हम ऑर्डिनेंस निकालने का राइट उन्हें दे देते हैं। नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो है उसके ऊपर सोच अपनी रखेंगे ही। अगर उन्होंने पास किया तो वो कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये राइट उन्हें मिला। ये एक पॉइंट हुआ है। बस दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं। समझ के चलो एग्जाम्पल। पहली बात, पहले इसे हम लोग समझेंगे कि प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को कब लागू कर सकते हैं। तो कब लागू कर सकते हैं? जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू नहीं है। एग्जाम्पल लेंगे,
एग्जाम्पल 21 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होते जा रहा है। एग्जाम्पल, अगर बिल्कुल दूसरे ही दिन 22 ऑफ दिसंबर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई एक पॉइंट ऐसा है जो रह गया पार्लियामेंट में और उसको लेके लॉ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अब कैसे करें, सेशन तो लास्ट डे ही फिनिश हो गया, अब क्या, तो 22 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन शुरू नहीं है। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ठीक। अब लेकिन नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल, ये शेड्यूल तो बना था कि 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक सेशन चलेगा, लेकिन यहाँ मामला ऐसा हुआ कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के सेशन 1 दिसंबर को स्टार्ट हो गए, दोनों के सेशन 21 दिसंबर को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन लोकसभा के काम तो 21 दिसंबर तक पूरे हो गए, लेकिन कुछ काम राज्यसभा में पेंडिंग है। तो अगर काम पेंडिंग है और वो एक आध दिन में हो सकते हैं या फिर 1-2 दिन में हो सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर हाउस या दोनों हाउस का काम या मीटिंग्स हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल समझ के चलो कि एक हाउस का काम या फिर एक हाउस की मीटिंग 21 दिसंबर को ही खत्म हो गए, मतलब लोकसभा यहाँ पे एडजॉर्न हो गई, लेकिन राज्यसभा ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग एक दिन बढ़ाएंगे अपने मीटिंग्स को क्योंकि कुछ काम पेंडिंग्स है, तो उसके लिए 6 महीना रुकने से अच्छा एक काम करते हैं हम लोग कि 22 दिसंबर को भी हम लोग मीटिंग लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक हाउस एडजॉर्न है, एडजॉर्न होना मतलब उनकी मीटिंग हो गए, खत्म हो गए, लेकिन राज्यसभा के कामकाज 22 दिसंबर को भी शुरू है और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, 22 दिसंबर को इनकी जो है वो नींद खुली कि नहीं, एक पॉइंट है जिसके ऊपर लॉ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर काम हो। इस कंडीशन में जब एक हाउस वर्किंग में है, दूसरा हाउस नहीं है, इस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल पाएंगे क्या? एक बात तो हमने क्लियर की, जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू नहीं है तभी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हमने सेकंड कंडीशन ये रखी, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ना हमें बेहतरीन से बेहतरीन, उसमें से एक कॉन्सेप्ट है ये। एक पॉइंट हमने ये देखा कि जब पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट नहीं है, शुरू नहीं है, तो ही ऑर्डिनेंस निकल सकता है। अब हमारे सामने सिचुएशन ये आ गई कि पार्लियामेंट का एक हाउस का काम तो खत्म हो गया, दूसरा हाउस का काम चल रहा है, तो इस कंडीशन में जब एटलीस्ट एक हाउस वर्किंग में है तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस निकाल सकता है क्या? तो आपने जैसे कहा कि नहीं, तो हम लोग एक काम करेंगे कि अगर नहीं तो कैसे और निकाल सकता है तो कैसे। चलो, अगर हमने उसको कहा कि नहीं भाई एक हाउस का काम शुरू है ना, आप नहीं निकाल पाओगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है, एक काम करो फिर लॉ बनाओ। तो लॉ बनाने के लिए आपने राज्यसभा में तो बिल लाओगे, राज्यसभा में पास तो कर लोगे, लेकिन लोकसभा का क्या करोगे? वो तो एडजॉर्न है, वो तो 6 महीने के बाद मिलेंगी। 6 महीने हमें रुकना पड़ता तो ज़रूरत ही क्या थी फिर ऑर्डिनेंस निकालने की? तो हमारे पास कोई ऑप्शन है? इसका मतलब ये है कि अगर एक हाउस का काम चल रहा है दूसरे का नहीं चल रहा है तो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। करो ना, एक हाउस वर्किंग में है दूसरा नहीं है तो भी। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है क्या ऐश्वर्या, समीक्षा? 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, जब पार्लियामेंट के सेशंस शुरू नहीं है तो ही निकल सकता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा, एक हाउस का शुरू है दूसरे का नहीं है तो भी निकल सकता है। थर्ड पॉइंट जाएंगे, अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम प्रेसिडेंट को पावर्स तो दे रहे कि प्रेसिडेंट को जो भी चीज़ ऐसे लगती है कि नहीं भाई अभी उसका इमरजेंसी है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, लेकिन क्या फिर प्रेसिडेंट किसी भी बात को लेके इस तरीके से ऑर्डिनेंस निकाल पाएंगे क्या? तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं जिस पे ऑर्डिनेंस नहीं निकल सकता, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो, इस तरीके से कोई ऑर्डिनेंस निकालने का राइट प्रेसिडेंट को नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, इस तरीके से कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट नहीं निकाल पाएंगे। और जो सब्जेक्ट्स ये सेंट्रल के दायरे में आते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकते, बाकी सब्जेक्ट्स पे नहीं निकाल सकते। एक फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो, ऐसे कोई ऑर्डिनेंस नहीं।
अमेंडमेंट हो, ऐसे कोई ऑर्डिनेंस नहीं। और जो सब्जेक्ट सेंट्रल के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस निकलेगा, बाकी सब्जेक्ट पे नहीं। अब ये सेंट्रल के ज्यूरिडिक्शन में कौन से और इनके ज्यूरिडिक्शन के बाहर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टेट लिस्ट इनके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है ना, वो तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, तो उसमें कैसे निकल पाएगा फिर, है ना, तो उस पर नहीं निकल पाएगा ऑर्डिनेंस। इसको आपको मेंस में आएगा, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारी चीज़ें कि ऑर्डिनेंस किससे किस तरीके से किस हिसाब से निकल सकता है, इन पे तो नहीं निकल सकता। जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स के बाहर के सब्जेक्ट से उस पर नहीं, फंडामेंटल राइट से अमेंडमेंट हो ऐसे कोई चीज़ों पर वो नहीं निकल पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑर्डिनेंस की, ये जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला है, इस ऑर्डिनेंस को, उस ऑर्डिनेंस को अगर पार्लियामेंट ने असेंट नहीं दिया, ये जो ऑर्डिनेंस निकला है इस ऑर्डिनेंस को अगर पार्लियामेंट ने असेंट नहीं दिया तो पार्लियामेंट के असेंट के मतलब पार्लियामेंट के असेंट के सिवाय ये ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 months एंड 6 weeks जिंदा रह सकता है। ये लिखो फिर हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग 6 महीने का टर्म निकालते हैं, इजी है, उसके बाद 6 weeks का देखेंगे। 6 महीने का बहुत इजी है। आप सोचो, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ इस एग्जाम्पल को देखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमने दिसंबर 2025 में एक सेशन लिया, अब नेक्स्ट सेशन जो होगा वो तो जून में होगा, तो बेसिकली दिसंबर और जून में 6 month का गैप है ना। बाई चांस यहाँ सेशन ख़त्म होने के तुरंत बाद दूसरे ही दिन अगर प्रेसिडेंट को सही में ज़रूरत पड़ी और उन्होंने निकाला, तो 22 दिसंबर के बाद जून आने में लगभग 6 month है ना। तो यहाँ अगर जब ये सेशन शुरू होगा जून में और यहाँ पे अगर पार्लियामेंट ने असेंट नहीं दिया, वही लिखा आपने, अगर पार्लियामेंट ने असेंट नहीं दिया तो एटलीस्ट ये ऑर्डिनेंस 6 महीने तो जिंदा था, 6 महीने जिंदा, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि अगर पार्लियामेंट ने उसे असेंट नहीं दिया तो वो मैक्स टू मैक्स 6 month एंड 6 week, तो 6 महीने का हिसाब तो क्लियर हो गया आपके सामने। अब देखते हैं ये 6 हफ्ते का क्या है। पहले देखो, 2 सेशन के बीच का गैप 6 month इसे कंसिडर किया गया है, उसे नोट करो, ठीक है। अब 6 week देखो, एग्जाम्पल 6 महीने बाद 5 जून 2026 को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ। अब सेशन शुरू हुआ तो एक्सपेक्टेड है कि लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में सोचें, उसके ऊपर एक्शन लें। तो देखो क्या क्या एक्शन ले सकता है पार्लियामेंट जब यहाँ पे 6 महीने के बाद सेशन शुरू हुआ। तो एक तो पास कर सकता है, पास अगर कर दिया तो जो यहाँ से ऑर्डिनेंस का लॉ लागू है ना वो कंटिन्यूसली सामने भी लागू ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो ये ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए ही लागू था, यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस मर गया। लेकिन पार्लियामेंट और तीसरी चीज कर सकता है, राज्यसभा उस ऑर्डिनेंस को डिस्कशन में ही नहीं लाएंगे, बात ही नहीं होगी, वो पॉइंट ही नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, वो अपने बाकी काम करते रहेंगे। अब एक्सपेक्टेड था भाई कि यहाँ पे अगर पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो यहाँ हम लोग ऑर्डिनेंस के बारे में सोचें, लेकिन 5 जून को शुरू हुआ ये काम पार्लियामेंट का, ऑर्डिनेंस के बारे में बिल्कुल कोई भी बात, कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ। अब ये सेशन शुरू हो के 5 जून से लेके 1 हफ्ता चला गया, 2 हफ्ते चले गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, 5 हो गए, 6 हफ्ते हो गए, जिस दिन 6 week ये सेशन शुरू होके ना 6 week इसके पूरे हो जाएंगे और इन 6 हफ्तों में पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने अगर कोई डिसीजन नहीं लिया हो तो ये सेशन शुरू हो के 6 हफ्ते जिस दिन खत्म हो जाएंगे, ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आपने यही लिखा है कि पार्लियामेंट के असेंट अगर नहीं मिलता है तो वो ऑर्डिनेंस ज्यादा से ज्यादा 6 months एंड 6 week, बस 6 week का जो कैलकुलेशन है वो कैसे, ये सेकेंड सेशन स्टार्ट होके भी अगर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ तो सेशन स्टार्ट होने के दिन से लेके सामने 6 week, उसके बाद अपने आप ऑर्डिनेंस डिसॉल्व हो जाएगा। डन,
6 वीक का हम लोग कैलकुलेशन पकड़ रहे हैं। कब से ऑर्डिनेंस निकल गया, उसके बाद के सेशन के तारीख से। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ का एग्जाम्पल देखो कि भाई सेशन 1 को शुरू हुआ है, 21 तारीख को ख़त्म होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश राज्यसभा का सेशन मीटिंग पोस्टपोन हो गया, तो 1 दिन या 2 दिन वो बढ़ गया था। वैसे ही ऐसे भी हो सकता है कि सेशन जो 2026 में 5 जून को शुरू होने वाला था दोनों हाउस का, तो 5 जून को इस तारीख को राज्यसभा का तो शुरू हुआ, लेकिन लोकसभा का एग्जाम्पल 7 जून से शुरू हुआ, किसी कारण से डिले हो गया। अब डिले हो गया, 2 दिन का है वो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 1 दिन भी ले सकते हैं, 3 दिन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मामला ये है, हमें तो कैलकुलेट करना है 6 वीक का पीरियड। अब ये 6 वीक का पीरियड कौन से तारीख से कैलकुलेट करें, 5 से करे कि 7 से करे? जो सेकेंड हाउस का जो दिन है ना, जो लेट शुरू हुआ, वहां से हमें 6 वीक कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, जो डिले हो रहा है उस हाउस के वर्किंग डे से। तो ये एक प्रीशियस या फिर बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव राइट में आता है। बस इसको आप समझिए कि ये अपने मन मर्जी से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं निकालते, कैबिनेट जो एडवाइस देगा उसी के हिसाब से ये ऑर्डिनेंस निकलेंगे। और अगर आपको लगता होगा कि अच्छा रेयर निकलते होंगे, रेयर नहीं निकलते हैं। आज तक का आधा काम देश का मैं बताऊँ आपको ऑर्डिनेंस के आधार पे चला है, आधा काम बोल रहा हूँ मैं, इतने कि इसको लेके तो कई केसेस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बहुत बार ऑर्डिनेंस निकालने के पीछे के मकसद जो है गवर्नमेंट के, वो गलत रहते हैं कई बार। 1970 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, जिस केस को हम लोग कूपर केस के नाम से जानते हैं। उस कूपर केस के टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई आप जब ऑर्डिनेंस को यूज़ करते हो तो आप मनमानी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ने माना कि नहीं ज़रूरी है, इसलिए उसका मानना ये अंतिम होगा क्या, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उस टाइम पे उठाया था। आप यकीन मानिए, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं ना, वैसे स्टेट में गवर्नर भी ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। आर्टिकल 213 गवर्नर ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। उनके ऑर्डिनेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 1967 से लेके तो 1981, 1967 टू 1981 बिहार स्टेट, बिहार के गवर्नर ने इतने सालों में, एक ही टाइटल का ऑर्डिनेंस 256 बार निकाला, 256 टाइम्स। खिलवाड़ नहीं है ये लेजिस्लेटिव सिस्टम से, डेमोक्रेसी सिस्टम से। तो आप सोचो कि ये ज़रूरत क्यों पड़ती है ये करने की। प्रेसिडेंट भी बहुत बार इसी तरीके से करेंगे। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ना, जब वो गवर्नमेंट श्योर है कि भाई उनके लॉज हाउस में पास नहीं हो सकते, है ना। उस टाइम पे बिल्कुल ऑर्डिनेंस से काम तो हो सकता है। बड़ा सिंपल मैं बता दूं, जैसे 2014 में बीजेपी लोकसभा में मेजोरिटी में आई, तो उन्हें लोकसभा में मेजोरिटी था, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगा। कोई लेन देन नहीं है। यहाँ आपकी सरकार बनी तो इसका मतलब राज्यसभा में भी सरकार, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। दूर दूर आपने 543 से 543 भी जीत लिए तो भी राज्यसभा में आपका कितना क्या रहेगा कैपेसिटी, वो बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये क्या कैलकुलेशन रहता है या फिर कैसे राज्यसभा में जगह जीत पाते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब राज्यसभा पढ़ेंगे। लेकिन जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लोकसभा में 543 सीट्स और राज्यसभा में जो 245 सीट्स है, और गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट, इन्हें तो लोकसभा में मेजोरिटी है, अगर लेकिन राज्यसभा में नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई बिल लाया, लोकसभा में मेजोरिटी है, वहां तो पास हो जाएगा, लेकिन जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो तब क्या, राज्यसभा तो उसे रिजेक्ट कर देंगी। ऐसे मामले में क्या, ऐसे मामले में एक काम करते हैं ना, इनका सेशन खत्म हो जाए, ऑर्डिनेंस निकाल देंगे, लॉ है, लागू रहेगा। कब तक? अरे 6 महीने तो जिंदा रहेगा, 6 महीने के बाद आएगा फिर से लोकसभा राज्यसभा में। चलो राज्यसभा रिजेक्ट करने दो, सेशन खत्म हो गए ना उनका 8-10 दिन में, उसके बाद फिर लागू करेंगे। समझ में आई बात? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कान खींचे,
सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये बहुत अनऑफिशियल और ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है, आप इस तरीके से नहीं जा सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट करती रहती है। कूपर केस 1970, उसका भी जजमेंट अच्छा ही था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को फटकार लगाई, प्रेसिडेंट के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये आपका एक्शन सही नहीं है। क्लियर? ऑर्डिनेंस क्या है? ठीक, लास्ट के 2-3 पॉइंट्स देखेंगे, बाद में उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स फिनिश। यूपीएससी, देन कैग, देन फाइनेंस कमीशन, इनके रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में रखने का राइट प्रेसिडेंट को। यूपीएससी, कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी अपना हर साल का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे। फाइनेंस कमीशन हर साल का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे, हर साल का नहीं देंगे, 5 साल में एक बार देंगे। इसके अलावा आपका कैग भी जो है वो हर साल का ऑडिटिंग का रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देंगे। और फिर प्रेसिडेंट का रोल ये है कि प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट्स को रखे पार्लियामेंट में, जिसमें हर मेंबर्स उस रिपोर्ट को समझ सकें। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक यूटीज ऐसे हैं जिन यूटीज में केंद्र शासित प्रदेश के पीस, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए रूल्स प्रेसिडेंट लागू कर सकते हैं। कुछ यूटीज ऐसे, यूटीज लिख के देता हूं, लेकिन कुछ यूटीज ऐसे हैं जिस यूटीज के पीस, शांतता, गुड गवर्नेंस, सुशासन और वहां का प्रगति, मतलब वहां का प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, उसके लिए रूल्स बनाने का राइट सिर्फ प्रेसिडेंट को है, सिर्फ प्रेसिडेंट को, यूटीज के लिए। और ये वो यूटीज है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, लद्दाख। अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नगर, दीव दमन, लद्दाख। इसी तरीके से पीस, गुड गवर्नेंस एंड प्रोग्रेस के लिए रूल्स प्रेसिडेंट पौंडीचेरी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब पौंडीचेरी का असेंबली ये डिसॉल्व हो तो। हमारे कंट्री के 3 यूटीज में असेंबली है ना, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। तो पौंडीचेरी में तभी एक्शन ले सकते हैं प्रेसिडेंट यहाँ का असेंबली डिसॉल्व है। अगर अब ये असेंबली वर्किंग में है तो नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात कि जिनके लिए कर सकते हैं वो स्पेसिफिक हमने नाम लिखा है। उस नाम में अगर दिल्ली नहीं है, उस नाम में अगर जम्मू कश्मीर नहीं है, उस नाम में अगर चंडीगढ़ नहीं है, तो इन एरियाज़ के या फिर इन यूटीज़ के पीस या फिर गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट कुछ नहीं करते हैं। हमने जो नोट किया है उसी एरियाज़ के लिए, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ बिल्स ऐसे रहते हैं जिन बिल्स को रखने के पहले या फिर कुछ बिल्स प्रेसिडेंट के प्रियर रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में रखे जाएंगे। प्रेसिडेंट का प्रियर रिकमेंडेशन ज़रूरी है, उनसे पूछना पड़ेगा। ये सब फॉर्मेलिटीज़ रहती है, मैं बताऊँ कोई नहीं गिनता प्रेसिडेंट को, लेकिन फिर भी है भाई कि उनके प्रियर रिकमेंडेशन से ही वो बिल रखे जाएंगे। तो जैसे मनी बिल, या फिर न्यू टैक्स लागू करना है, या फिर टैक्स बढ़ाना है, स्टेट का टेरिटरी हिलाना है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप ग्रांट्स लिखो, एग्रीकल्चर ग्रांट्स को लेके भी, ठीक है। ऐसे चीज़ों को या फिर ऐसे पॉइंट्स को अगर रखना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रियर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। एकदम लास्ट पॉइंट, लेजिस्लेचर में अगर लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सेम राज्यसभा के चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरपर्सन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन, ये पोस्ट अगर वैकेंट है, वैकेंट, तो इन पोस्ट पे किसी को अपॉइंट करने का राइट ये सिर्फ प्रेसिडेंट का।
ये बाद में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, राज्यसभा में भी पढ़ेंगे और लोकसभा में भी पढ़ेंगे। अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और जब हम लोग बिल्कुल अभी जब 2 दिन के बाद राज्यसभा शुरू करेंगे और राज्यसभा के चेयरपर्सन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको याद